हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस लेवल 1 के लिए सामान्य विज्ञान में पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के बारे में पढ़ाया था, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाए थे। आज का टॉपिक है कोशिका संरचना और प्रकार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामान्य विज्ञान में इतने टॉपिक पूछे जाएंगे। अम्ल क्षारक और लवण में पढ़ा चुकी हूँ। तत्व यौगिक मिश्रण कंप्लीट हो गया है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश। आज कोशिका संरचना एवं प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे, जीवों में श्वसन एवं परिवहन और जंतुओं में जनन। फिर आपका ये सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि ये सभी टॉपिक मैंने NCERT की किताबों में ढूंढे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये क्लास 11th की बुक में दिया गया है अच्छे से, कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो इसे क्लास 11th की बुक से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 11th की बुक में 8वां चैप्टर दिया गया है कोशिका जीवन की इकाई। इसमें कोशिका क्या है इसके बारे में जानेंगे, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्ययन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों आप पाते हैं। यानी निर्जीव कौन है? जिनमें जीवन नहीं है, जो ना वृद्धि करते हैं, ना जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कुर्सी है, मेज है, खिड़की है, दरवाजा है, ये सभी क्या है? ये निर्जीव हैं। और सजीव क्या है? जो वृद्धि करते हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो अपने चारों तरफ आपको निर्जीव भी दिखते हैं, सजीव भी दिखते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। यानी कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण सजीव सजीव है और निर्जीव निर्जीव है? क्यों है ऐसा? इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, इन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो कुछ एक कोशिकीय हैं, कुछ बहुकोशिकीय हैं। मनुष्य जो है वह बहुकोशिकीय है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका क्या है। अच्छा लेसन है। यदि कोशिका से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। तो कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, जो कोशिकीय जीवधारी है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो पूछ लिया जाता है कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। ये आपको याद रखना है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था और उसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अंतर क्या है? इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, और जो यहाँ पर नाम दिया गया है
एंटोनी वेल ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अंतर याद रखिएगा, नहीं आप ये सोचें कि आपको गलत बता दिया है, गलत नहीं बताया है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की। अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका सिद्धांत क्या है इसके बारे में लिखा है। लिखा है 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करती हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। तो एक ये वैज्ञानिक थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने पौधों पर प्रयोग किया और पाया कि जो पौधे होते हैं ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और जो पौधे हैं इनमें कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं। और इसी समय एक अन्य वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान। इन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। ये प्राणी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य झिल्ली। और जो मैथियस स्लाइडेन थे, इन्होंने क्या पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। आगे बढ़ते हैं। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि यह सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ बिर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से एक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन यह नहीं बता पाया कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ बिर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और जो नई कोशिकाएं हैं इनका निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने क्या किया, स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। कोशिका सिद्धांत क्या है इसके बारे में लिखा है। सभी जीव व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, यानी जो नई कोशिकाएं होती हैं इनका निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन। अब इसमें समग्र अवलोकन लिखा हुआ है कोशिका का। लिखा है, आरंभ में आप प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके हैं। ये पहले लेसन में बताया होगा। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना
होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है और उसे कहा जाता है केंद्रक। इस केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो केंद्रक में होता है गुणसूत्र और गुणसूत्र में होते हैं आनुवांशिक पदार्थ जिसे कहा जाता है डीएनए। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक है उसे यूकैरियोटिक, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक। आगे लिखा है दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों जंतु व पादप कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। तो दोनों जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें इनके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह होता है जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। और जो जंतु और पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिकीय क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य प्रमुख स्थल माना जाता है। और कोशिका की जीव अवस्था संबंधी जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह यहीं पर संपन्न होती हैं। आगे लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं। यानी केंद्रक के अतिरिक्त और भी झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। उदाहरण क्या है? जैसे अंतःप्रदव्य जालिका, सूत्रकणिकाएं, सूक्ष्मकाय, गोल्जी सामिश्र, लयनिकाय व रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका, सूत्रकणिका, सूक्ष्मकाय, रसधानी। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इनमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं होती। ये आप याद रखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं, कोशिकांग जिन्हें कहा जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सभी के चित्र दिए गए हैं ताकि चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकें। नीचे इन सब के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं, आरबीसी जिन्हें कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं दर्शाई गई हैं। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दर्शाई गई हैं। तंत्रिका कोशिका, शाखित व लंबी, ये तंत्रिका कोशिका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक वाहिनिका, दीर्घीकृत और मध्योतकी कोशिकाएं, ये गोल है मध्योतकी कोशिकाएं जो यहाँ दर्शाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। यानी जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इनमें झिल्ली रहित एक अंगक होता है जिसे कहा जाता है राइबोसोम।
कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि 2 अंगकों हरितलवक व सूत्रकणिका में खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी मिलते हैं। तो कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में नहीं होते हैं बल्कि 2 अंगकों हरितलवक और सूत्रकणिका में खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये झिल्ली रहित होते हैं, ये भी याद रखिए। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व आकार की दृष्टि से भिन्न होती हैं, यानी कि इनका आकार भी अलग होता है, इनके कार्य भी अलग होते हैं। उदाहरण क्या बताए गए हैं? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा यानी कि 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। यानी सबसे छोटी जो कोशिका बताई गई है माइक्रोप्लाज्मा है। कितनी लंबाई होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। जबकि जीवाणु में जो बैक्टीरिया होता है उसमें 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। तो ये याद रखिएगा। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। जो कोशिकाएं पृथक की गई और उसमें जो सबसे बड़ी कोशिका पाई गई वह शुतुरमुर्ग के अंडे के समान थी। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। यानी तंत्रिका कोशिकाएं हैं सबसे लंबी कोशिकाओं में से होती हैं। अभी आपको कुछ चित्र दिखाए थे, उसमें आपको तंत्रिका कोशिका का भी चित्र दिखाया था। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। आगे लिखा हुआ है, अब जो आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं बताई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और पिल्यूरो निमोनिया सम जीव मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से प्रभावित होती हैं। माप का आकार काफी भिन्न होते हैं। जीव के 4 मूल आकार होते हैं: दंडाकार, गोलाकार, कोषाकार व सर्पिल। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व आकार में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। यानी इनका संगठन जो है, आकार और आकार में भिन्नता होती है, फिर भी इनका संगठन कैसा होता है? एक सा। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। यानी सभी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इनमें सब में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाकी सब में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। ये आप याद रखिएगा। तो यही छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। जो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं सभी में कोशिका भित्ति होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। इतनी बात याद रखिएगा। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। यहाँ आप कुछ चित्र देख सकते हैं।
यहाँ पर क्या है, ससीम केंद्रीय कोशिका का अन्य सजीवों के साथ तुलनात्मकता का चित्र द्वारा प्रदर्शन, तुलना करके दिखाया जा रहा है। प्रारूपिक ससीम केंद्रीय कोशिका 10 से 20 माइक्रोमीटर की है, विषाणु 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है, पीपीएलओ लगभग 0.1 माइक्रोमीटर और प्रारूपिक जीवाणु 1 से 2 माइक्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिक डीएनए व वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिकों की यह विशेषता है कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते, ये आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिकों की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है और उसे कहा जाता है मीसोसोम। आगे बढ़ते हैं। कोशिका आवरण व इसके रूपांतरण। आपको मुख्य बातें याद रखनी है, सामान्य विज्ञान है आपका ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इस लेसन में बताया गया है डिटेल में, तो मैं पढ़ाई दे रही हूँ, आपको मुख्य बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत, ग्लाइकोकेलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक एवं जो अभिरंजित नहीं होते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। आगे लिखा है, ग्लाइकोकेलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती हैं। कुछ में यह ढीली आच्छद होती है, जिसे अवपंक परत कहते हैं, व दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जो संपुटिका कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाती है। तो जीवाणु को फटने से निपातित होने से कौन बचाता है? कोशिका भित्ति, और ये कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका वायु वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना के अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मीसोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। या श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। तो जो जीव द्रव झिल्लिका है ये प्रकृति में वर्णात्मक है और इसके द्वारा कोशिका वायु वातावरण से संपर्क बनाती है। और यह जो झिल्ली होती है ये यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। आगे बढ़ते हैं।
जीवाणु कोशिकाएं चलायमान व अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। यानी जो जीवाणु कोशिकाएं हैं वह चलायमान भी हैं और अचलायमान भी हैं। यदि वे चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी एक पतली संरचना है जो कशाभिका कहलाती है। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से हैं 3 भाग? तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। रोम लंबी नलकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, और झालर लघु सूक जैसे जंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं। यानी कुछ आप देखेंगे जो जीवाणु होते हैं तो उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों और पोषक ऊतकों से चिपकने में जो ये झालर हैं, जो लघु सूक जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं, तो ये चिपकने में, पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। किसे किसे बायो पढ़ने में अच्छा लगता है, बायोलॉजी पढ़ने में, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें राइबोसोम जो है ये कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों 50S व 30S की बनी होती हैं। तो एस क्या है इसमें ये भी जान लीजिए। तो एस जो है ये स्वेडबर्ग इकाई है जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान अवसादन दर को मापता है, और यह राइबोसोम के आकार और घनत्व का एक माप है। तो ये भी याद रखिएगा ये एस यहाँ क्यों लिखा है। आगे लिखा है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। तो राइबोसोम के बारे में आपको बता दिया है। अंतर्विष्ट पिंड के बारे में और जान लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घेरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण क्या है? फास्फेट को कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। गैस रसधानी नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती हैं। जो गैस रसधानी होती हैं ये नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 चित्र आप लोगों के लिए दर्शाए गए हैं। एक पादप कोशिका का है और एक जंतु कोशिका का है। ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं ये पादप कोशिका का है। यहाँ आप देख सकते हैं हर एक भाग को प्रदर्शित किया गया है। ये क्या है? ये खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है। ये लयनकाय है। ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है। ये खुरदरी हैं, आपको दिख रही होंगी, इनके ऊपर उभार ऐसे आपको दिख रहे होंगे। ये इस तरीके से ये खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है और ये चिकनी है, इनके ऊपर कोई उभार नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये जीव द्रव तंतु हैं और
ये जो पतले पतले धागे जैसे दिख रहे हैं ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं। ये एक्टिन तंतु हैं। ये मध्यवर्ती तंतु है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सभी भाग दर्शाए गए हैं। ये पादप कोशिका का चित्र है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हरित लवक है। ये जो आप देख रहे हैं हरित लवक, ये कोशिका द्रव्य है। ये परोक्सीसोम है। ये सूत्र कणिकाएं हैं। सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये कोशिका भित्ति है। ये रसधानी है। कोशिका झिल्ली है। केंद्रक आवरण है। केंद्रक उपकरण है। सभी भाग इसमें दर्शाए गए हैं। प्राणी कोशिका और देख लीजिए, प्राणी कोशिका का एक चित्र जो दर्शाया गया है। यहाँ आप प्राणी कोशिका का ये चित्र दर्शाया गया है। ये केंद्रक है बीच में। ये केंद्रिक है। यहाँ पर आप राइबोसोम देख सकते हैं। ये छोटे छोटे से जो बिंदु दर्शाए गए हैं, ये कोशिका द्रव्य है। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और केंद्रक आवरण दिखाया गया है। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका दिखाई गई है। सारे भाग यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये गोल्जी उपकरण है। ये देख रहे हैं आप। ये जीव द्रव्य झिल्ली है। सूक्ष्मांकुर हैं ये जो उभरे हुए दिख रहे हैं आपको, ये सूक्ष्मांकुर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आपको बता दिया है। अब लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ससीम केंद्र की कोशिकाएं। लिखा है सभी आद्य जीव पादप प्राणी कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो ये याद रखिए, जो सभी आद्य जीव हैं, पादप हैं, प्राणी है, कवक हैं, इनमें सब में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें झिल्लीमय केंद्रक है और आवरण युक्त है और व्यवस्थित है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी रसधानी मिलती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं सभी एक जैसी नहीं होती हैं। जो पादप और जंतु कोशिकाएं हैं इनमें अंतर है। ये अंतर समझाया जा रहा है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं इनमें कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। लेकिन जो प्राणी कोशिकाएं होती हैं उनमें ये सब अनुपस्थित होते हैं। अंतर याद रखिए। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारककाय मिलता है जो लगभग सभी कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आइए अब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। अब इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भाग हैं उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बताया जा रहा है और सबके कार्यों के बारे में। सबसे पहले लिखा है कोशिका झिल्ली।
लिखा है वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। तो जो कोशिका झिल्ली है वह किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की। ये अध्ययन के बाद ज्ञात हुआ, क्योंकि 1950 के पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं था। जब 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान हो पाया। तो अध्ययनों के बाद क्या पता चला कि जो कोशिका झिल्ली है ये लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। यानी लिपिड जो है ये झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, इनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है और जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। आगे लिखा है मनुष्य में रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड होता है। यानी मनुष्य की रुधिराणु की जो झिल्ली है इसमें लगभग कितना प्रोटीन है? 52% और 40% लिपिड। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीनों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक व पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। तो परिधीय प्रोटीन होते हैं सतह पर और अंगभूत प्रोटीन ये आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। आगे लिखा है कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरली प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। यहाँ आप चित्र में जीव द्रव्य झिल्ली का तरल किरमीर नमूना देख सकते हैं। ये परिधीय प्रोटीन है जो सतह पर होते हैं, अभी आपको बताया था। ये अंगभूत प्रोटीन है जो धसे हुए होते हैं अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से। ये फास्फोलिपिड दिक सतह है, तो यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं। और ये आप जो येलो कलर से देख रहे हैं उभार जैसे, ये शर्करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल यहाँ दर्शाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ये जीव द्रव्य झिल्ली का तरल किरमीर नमूना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है झिल्ली की तरली प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोश की संयोजन का निर्माण, स्रवण, अंतकोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि इससे अणुओं का क्या होता है? परिवहन। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के
इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। क्योंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो ध्रुवीय अणु हैं जो अध्रुवीय लिपिड द्विक सतह से होकर नहीं जा सकते हैं, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा इसमें से याद रख लीजिएगा। यदि प्रश्न बनेगा तो एक प्रश्न आपको मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन पढ़ना आपको इसमें ज़्यादा है क्योंकि कोशिका के प्रकार बताए गए हैं, उसके सभी अंगों के बारे में बताया गया है। आगे लिखा है कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आपन पोटेशियम आपन पंप। आगे लिखा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में लिखा है, कोशिका झिल्ली के बारे में आपको बता दिया। आपको याद होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनांस व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? शैवाल की। जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है व इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटल का मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव तंतु आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव को जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंतःझिल्लिका तंत्र। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जीकाय, लयनकाय व रसधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका, हरित लवक व परोक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। तो अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन है? अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जीकाय, रसधानी। तो इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं ऊपर जो दिखाया गया है, ये अंतर्द्रवी जालिका का है। यहाँ पर ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये अंतर्द्रवी जालिका का है। इसमें ये केंद्रक है और ये केंद्रक छिद्र है। ये खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है और ये जो आप देख रहे हैं ये चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है। यहाँ जो आप ये उभार जैसे देख रहे हैं नीचे की तरफ,
ये राइबोसोम है। ये है राइबोसोम। तो ये अंतर्द्रव्यी जालिका का चित्र दिखाया गया है। तो ये अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत आता है, अभी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्द्रव्यी जालिका का चित्र आपको अभी दिखाया है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है। आपको चित्र में दिखाई थे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका वही थी जिस पर राइबोसोम उपस्थित थे। अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, और जिस पर उपस्थित होते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती हैं। ये काफी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में होते हैं। अब यहाँ पर जो चित्र हैं ये ऊपर नीचे छपे हुए हैं। आपको अंतर्द्रव्यी जालिका का चित्र दिखाया था, उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। और ये गोल्जी उपकरण है। अभी नीचे गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चित्र आप पहले ही देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र, ये गोल्जी उपकरण है। और ये जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये कुंड है। चलिए इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। लिखा है, कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जी कॉय रखा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती हैं, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड में केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह व परिपक्व सतह होती है। अंगक सिक व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़ते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव से संवेष्टित कर अंतर कोश की लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। संवेष्टित द्रव अंतःप्रद्रव्यी जालिका से पुटका के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जी काय का अंतर्द्रव्यी जालिका से निकटतम संबंध है। अंतर्द्रव्यी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी काय ग्लाइको प्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। तो कुछ मुख्य बातें आपको याद रखनी है कि गोल्जी काय जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है। और गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? द्रव को संवेष्टित कर अंतरकोश की लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है, लाइसोसोम यानी कि लयनकाय यह झिल्ली पुटका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी कॉय में बनते हैं। पृथकीकृत लयनकाय पुटकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम जैसे
हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज व प्रोएसेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसधानी के बारे में लिखा है, कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के लिए विपरीत टफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इसकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। यानी इसकी सांद्रता जो है रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अवगमित होते हैं। इस कारण से आगे लिखा है, अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। तो आपको अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत जो भी भाग आते हैं, अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जिका, लयनकाय व रसधानी, इनके बारे में आपको बता दिया है। अब सूत्रकर्का के बारे में पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सूत्रकर्का यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें लिखा है सबके बारे में, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता ही दिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। सूत्रकर्का को जब विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकर्का की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। यह तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है, जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकर्का एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को 2 स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है, अधात्री कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकर्का की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंत झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं, यानी एक वचन क्या है? क्रिस्टो, और इसे कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इनकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम होते हैं जो सूत्रकर्का के कार्य से संबंधित हैं। सूत्रकर्का का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो कोशिकीय ऊर्जा इसमें एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकर्का को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। यही आपको बताया था, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह। सूत्रकर्का के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए, राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकर्का विखंडन द्वारा विभाजित होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सूत्रकर्का का अनुदैर्घ्य कार्य दिखाया गया है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, लेकिन जानकारी तो आपको पूरी होनी चाहिए। ये बाह्य झिल्ली है, ये भीतरी झिल्ली है, ये आधात्री है, ये क्रिस्टी है, ये अंतर झिल्ली अवकाशिका, ये आप जो देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखा है लवक के बारे में। लिखा है लवक सभी पादप कोशिकाओं में कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं।
विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसा, विलेय, कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इसके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। तो ये जो लवक है ये पादप कोशिका में होता है, ये भी याद रखिएगा, जंतु कोशिका में नहीं होता है। आगे लिखा है हरे पौधों के अधिकतर लवक हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से यानी प्रत्येक कोशिका में 1 से 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकर्का की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। उपरोक्त में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंता झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका यानी स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना या अंतर्ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती हैं, उसे पीठिका पटलिकाएं कहते हैं। तो इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम से छोटा होता है, यानी 80S से छोटा होता है। अब राइबोसोम के बारे में लिखा है, ये हरित लवक का अनुभागीय दृश्य लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत डीपली आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपका सामान्य विज्ञान है। लेकिन जिसका भी लेवल 2 में साइंस है सब्जेक्ट, उसको पूरे अपने टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं। आपका सामान्य विज्ञान है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम के बारे में लिखा है, आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। लिखा है जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कर्कामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते, यानी ये किसी भी झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां बड़ी व छोटी उप इकाई होती है। यहाँ S स्वेड वर्ग इकाई है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ये अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम को दो उप इकाइयों से बना होता है। यहाँ राइबोसोम की संरचना दिखाई गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये छोटी उप इकाई है, ये बड़ी उप इकाई है, तो आप देख सकते हैं ये राइबोसोम की संरचना है। ये आगे बढ़ते हैं। लिखा है साइटोपंजर यानी कि साइटोस्केलेटन। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है, जिसे उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पक्षाभ व कशाभिका यानी सीलिया तथा फ्लैजिलम। तो पक्षाभिकाएं व कशाभिकाएं रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है।
पक्षाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गति में सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका के गति में सहायक हैं। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें जो कशाभिका पाई जाती है उनकी संरचना यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है, यानी दोनों में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थिर होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूत्र नलिका मिलती है जो 9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। यानी केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं जो परिधि द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान बनती हैं। यहाँ पर चित्र दर्शाए गए हैं। अब जिसने भी साइंस जिसका सब्जेक्ट रहा है उसे तो कोई समस्या नहीं होगी इस टॉपिक में, लेकिन जिसका सब्जेक्ट साइंस नहीं रहा है उसे समस्या हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं पक्षाभ कशाभिका का अनुभाग जो विभिन्न भागों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी आंतरिक संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन करता है। ये आप देख सकते हैं। ये जीव द्रव्य झिल्ली, पक्षीय सूक्ष्म नलिकाएं, अंतराद्विक सेतु, ये आप जो देख रहे हैं हरा हरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अंतराद्विक सेतु। और केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये अरीय डंडा, ये जो आप उभरा हुआ ऐसे ये देख रहे हैं। और ये जो रेड कलर का दिखाया गया है ये है केंद्रीय आच्छद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है परिधि द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षाभ व कशाभिका तारक केंद्र व सदृश संरचना से होकर निकलते हैं जिसे आधारिकाय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तारक काय व तारक केंद्र, सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल। तो तारक काय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन से बना होता है जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षाभ व कशाभिका का आधारिकाय बनाता है और तर्कु तंतु जंतु कोश का विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। अब लिखा है केंद्रक के बारे में। चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये वीडियो बड़ा हो गया है। अब आपका टॉपिक ही ऐसा है, कोशिका और उसकी संरचना के बारे में और प्रकार के बारे में आपको बताना है। अब यदि मैं सिर्फ कोशिका के बारे में बता देती और उसके भाग बता देती तो आप ये कहते कि डिटेल में पूरा बताया नहीं, इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। ये लेसन क्लास 11th की बुक में दिया गया है, इसीलिए उसी बुक से मैंने पढ़ाया है। लिखा है कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित होते हैं हो जाता है उसे क्रोमोटीन का नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रिकी प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमोटीन कहते हैं। केंद्र की अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे केंद्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है। यानी केंद्रक का जो आवरण है वह 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है।
जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव व कोशिका द्रव के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतया अंतर्द्रवीय जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संगलन से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव व कोशिका द्रव से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है। अब यही याद रखिएगा कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों के नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालिनी नलिका कोशिका। यहाँ केंद्रक की संरचना दिखाई गई है चित्र के माध्यम से। ये केंद्रिक है, ये केंद्रक छिद्र है, केंद्रक झिल्ली है और ये केंद्रक द्रव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रकीय अधात्री या केंद्रक द्रव में केंद्रिक व क्रोमोटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिक केंद्रक द्रव में पाया जाता है। केंद्र का झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं। आगे लिखा है, आप याद करें कि अंतरावस्था में केंद्रक ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमोटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमोटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। अब यही चीज आपको याद रखनी है। इसमें बताया तो बहुत डीपली गया है, आपको याद रखना है जो मुख्य बातें हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े पूछ लिए जाएं तो 23 जोड़े होते हैं। 23 दूनी 46। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारक काय गुणसूत्र के दोनों अग्र गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़ कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा अत्यंत बड़ी होती है। जबकि अंत केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। यहाँ ये गुणसूत्र के प्रकार दिखाए गए हैं। ये गुणसूत्र बिंदु आप देख सकते हैं। ये गुणसूत्र बिंदु हैं। जब मध्य में स्थित होता है तो भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। जब थोड़ा ऊपर की तरफ होता है तो ये छोटी बड़ी हो जाती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सूक्ष्म काय के बारे में लिखा है, तो बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो कोशिका के बारे में आपने पढ़ लिया है, काफी बड़ा वीडियो हो गया है।
तो ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। कोशिका के बारे में आपको बताया, उसके प्रकार बताए, उनके अंगकों के बारे में बता दिया। अब कोशिका के जो भाग होते हैं, जो अंगक होते हैं, उनके उपनाम भी हैं जो इस लेसन में नहीं बताए गए हैं। क्यों नहीं बताए गए हैं? क्योंकि ये छोटी क्लास में बता दिए जाते हैं और ये बुक है क्लास 11th की, तो आपको मैं अलग से बताई दे रही हूँ, वो आप याद रखिएगा या कहीं पर लिख लीजिएगा। जैसे जो केंद्रक होता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, यानी सेंट्रल रूम ऑफ सेल। ये कोशिका का मालिक या मस्तिष्क कहलाता है, जो केंद्रक होता है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताया ही था कि इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। जो राइबोसोम होते हैं, इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। लवक को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, पाचन की थैली कहते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का सचिव कहते हैं। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। काफी बड़ा वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है इससे 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी वीडियो में यही वीडियो सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें कोशिका के बारे में पढ़ना था, उसके भाग के बारे में पढ़ना था, प्रकारों के बारे में पढ़ना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, फिर आपका सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग जब शेयर नहीं करते तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन बना रहता है और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मन भी होता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो लाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।